हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। मेरे भाई, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं है तो ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सबसे पहला सा लेक्चर है और इसमें जितना बेसिक हो सकता है उतने बेसिक से हम कवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। और यार, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको हर एक बात बहुत ही अच्छे से प्यार से समझ आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और ये मुख्य रूप से मतलब आपको जो जो टर्म होते हैं, जो जो चीज़ें डिस्कस होती है ना, तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। पहले तो हम एक छोटा से कोट के साथ में शुरू करना चाहेंगे मेरे भाई। बोला जाता है कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ठीक है। एल्विन टोफलर का ये कहना है। क्या हुआ इसका मतलब? तो मेरे भाई, 21वीं सदी में हम लोग अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में अनपढ़ वह नहीं है जो बेसिकली क्या है, तो यार रीड लिखना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है, बल्कि अनपढ़ वह है जो यार अगर मान लीजिए आप कुछ लिख लिए हैं या कुछ गलत समझ लिए हैं तो उसको मेरे भाई अगर गलत है तो उसको अनलर्न कर दीजिए, भूल जाइए और वापस से रीलर्न कर दीजिए। मतलब यार सीखने वाली जो आदत है ना वो हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे यही चीज़ है कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जैसे यार अगर हम अपने बारे में आपको बताएं तो मेरे भाई हम फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, स्कूली शिक्षा चैनल पे हम वीडियो बनाते हैं 11th और 12th का, ठीक है। और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते उनके लिए, अगर आप में से कोई है तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये कुणाल राज चैनल है जिस पे ये वीडियो आती है, ठीक है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ सीख रहे हों किसी से और वो चीज़ आपको भी सिखाया जाए, ठीक है। तो मेरे भाई हमको लर्न करना है और लर्न करके जिस भी वे में आप आगे तक पास कर सकते हैं तो हम सीख करके आपको सिखा रहे, तो वैसे करके, या अगर हम कुछ गलत सीख लिए अनलर्न कर लेंगे, रीलर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये इनका कहना है। और समझिए, दो चार छोटा छोटे से कोट से डिस्कस करते हैं। अगला है मेरे भाई कि इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स टोटली योर फॉल्ट। बिल गेट्स जी का कहना है, जो कि यार माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सब लोगों को मेरे समझ से पता होगा, जिनको नहीं पता है तो आजकल हम सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। चैट जीपीटी के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो उनका क्या कहना है कि अगर आप गरीब जन्म लेते हैं, गरीब घर में जन्म लेते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये भगवान की मर्जी हो सकती है, लेकिन अगर मेरे भाई आप गरीब ही मर जाते हो, है ना, तो इसमें पूरी आपकी गलती है। तो आपको वो प्रयत्न करना है, आपको शिद्दत लगाना है, मेहनत करना है, जिससे कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सके और अमीर बन सके, ठीक है। और समझिए अगला है मेरे भाई कि जो द एवरेज पर्सन finishes studying in their 20th century and successful people study in their whole life। क्या मतलब हुआ कि जो एवरेज पर्सन होता है वो क्या करते हैं ना, 20 साल तक में, 20-25 सालों में अपने पढ़ाई लिखाई को फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो जीवन में सफल होते हैं, वो अपने पूरे जिंदगी भर पढ़ना सीखना जारी रखते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक और छोटा सा प्यारा सा लाइन है कि मेरे भाई 10 years from now you will look back and say I am glad I started investing and trading in the stock market। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई और अगर आप सीख रहे होंगे तो हम इस बात का इतना तो आपको बता सकते हैं कि जब 10 साल बाद अगर आप इसको प्रॉपर देख रहे हो, प्रॉपर सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इस बात का यार आपको बहुत ही खुशी भी होगा कि हाँ मैंने राइट टाइम पे सीखा है। और अगर आप नहीं किए हैं और फिर जब 10 साल बाद आपको ये वीडियो मिलेगा तो शायद आप
थोड़ा सा दुखी महसूस करें कि यार सही समय पे हमें स्टार्ट करना चाहिए था, है ना। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, फ्री प्लेटफॉर्म है, आप जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हो और कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि 10 years from now you will look back and say I am glad I started investing and trading in the stock market। मेरे भाई हम ट्रेडिंग के फेवर में नहीं है, ठीक है। हर लोगों का टेम्परामेंट अलग होता है। हम फिलहाल अगर अपनी बात करें तो यार ट्रेडिंग के अंदर हम मतलब प्रॉपर मेरा टेम्परामेंट एडजस्ट नहीं कर पाया, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए। अच्छा खासा हमारा लॉस उधर रहा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग हर लोगों को करना चाहिए। हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है। कोई ज़मीन में, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में, कोई अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कोई इंश्योरेंस करते, कोई म्यूचुअल फंड में करते। आप इधर भी सीख करके कर सकते हो। ट्रेडिंग का हम सजेशन नहीं देते क्योंकि हम यहाँ पे सफल नहीं हैं। बट हाँ, इन्वेस्टिंग में ठीक ठाक है। अभी जैसे अगर अभी की हम बात करें तो मार्केट डाउन है, सबके लिए डाउन है भाई, मेरे लिए भी डाउन है और सबके लिए। एक दिन अगर अप जाना है तो डाउन भी आना है। बट अगर आप उसको होल्ड करके लॉन्ग टर्म तक रखते हो तो शायद आपका कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला मेरे भाई कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल एजुकेशन की, अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज हो जाए, क्या हम बोल रहे हैं, देखिए तो अगर मान लीजिए ना आपके पास फाइनेंस का नॉलेज हो जाए, और नॉलेज जब हो जाए, यार नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, ठीक है। नॉलेज जब आप कोई चीज़ को सीख लेते हैं तो आपको एक्शन भी करना होता है, मीन्स बटन भी दबाना है, ठीक है। जो भी चीज़ है, जैसे मान करके चलो ना कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, लेट अस सपोज आप वेब डेवलपमेंट सीखे हो, लेट अस सपोज आप ऐप डेवलपमेंट सीखो, तो खाली सीखने से तो नहीं होगा ना। सीखने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको जा करके प्रॉपरली उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, पहले प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस हो जाए, आप किसी कंपनी में जाकर के जॉब पर्पज से या जिस भी पर्पज से आप उसका उपयोग करना है। उसी तरीके से हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो जाता है तो उस एजुकेशन की मदद से अगर हम एक्शन करेंगे, मीन्स अगर हम उस रूट को फॉलो करेंगे, तब जा करके आपको क्या मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम केवल वीडियो को देख लिए और देखने के बाद जस्ट एज इट इज छोड़ दिए, तो इससे कोई खास बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। चलिए अब यार कुछ छोटे छोटे से कहानी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो सफल लोग हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन टेम्पल्टन का, ठीक है। जॉन टेम्पल्टन जी के बारे में बात करें, मेरे भाई ये ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हैं 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी के ये ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हैं। अच्छा, कौन है ये, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो फाउंडर ऑफ टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, क्रिएटर ऑफ $1 मिलियन टेम्पल्टन प्राइज। मतलब बेसिकली मेरे भाई काफ़ी चीज़ें हैं इनका, जैसे कि ये $1 मिलियन प्राइज का फाउंडर हैं, म्यूचुअल फंड है इनका, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, क्रिएटर हैं, काफ़ी सफल लोग हैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। इनका लक्ष्य क्या है, इनके मोटो के बारे में अगर हम बात करें कि इनका मोटो क्या है, तो इनका कहना है हाउ लिटिल वी नो, ठीक है, हाउ लिटिल वी नो हाउ ईगर टू लर्न। मेरे भाई कितना कम हम जानते हैं और हमारे अंदर सीखने का क्यूरियोसिटी कितना है ना। बार मतलब हमको लर्न करते रहना है। अच्छा, और क्या कहना है, इनका कहना है कि when everyone else thought the world was going to end, John thought it was the right time to invest। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जब हर लोग ऐसा सोच रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, जैसे कोविड का समय आया है ना, काफ़ी कुछ मतलब पैंडेमिक आया, लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तो उस वैसे सिचुएशन में जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले रहे, जॉन टेम्पल्टन का क्या कहना है कि ठीक है, यही एक राइट समय है जिस समय में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और समझिए, और इनका क्या कहना है मेरे भाई, तो और कहना है कि बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू विल हैव। ये इनका नहीं कहना है, ब्रायन ट्रेसी का कहना है। क्या कहना है कि आपको आजीवन, लाइफ लॉन्ग, अपने पूरे ज़िंदगी भर आपको एक स्टूडेंट की तरह रहना है, ठीक है, और आपको खूब चीज़ें सीखनी है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, द मोर यू लर्न, तो आप उतना ज़्यादा अर्न करेंगे, मोर यू अर्न, और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, ठीक है। और समझिए, और देखिए, तो अभी हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स का लेक्चर ज़रूर है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि कौन लोग हैं, कैसे इसमें सफल हुए हैं, क्या क्या अचीव किए हैं ना, ये चीज़ें भी ज़रूरी
ज़रूरी हैं। और समझिए और देखिए, तो इफ़ यू वांट टू मैस्ट्री ऑन समथिंग देन यू हैव टू गिव 10,000 आवर या 10 साल। अगर आपको कोई चीज़ सीखना है और उसमें यार एक प्रोफिशिएंट लेवल पे जाना है, मीन्स आपको मैस्ट्री करना है, तो या तो आप उसको 10,000 घंटे दे दीजिए, ठीक है, या तो आप 10 साल तक उसी काम को बार बार निरंतर करते रहिए, तब जाकर के आप उस चीज़ में प्रोफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और समझिए, अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा नोट है, ठीक है, कुछ खास नहीं है बट काम का है। क्या है, देखिए, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब मेरे भाई कि अगर जैसे होता है ना कि हम अपने पैसे को क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, एफडी कर देते हैं, अदर जगह पे रख देते हैं ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यार हम कोई कोर्स ले लें या कोई चीज़ जिससे हम कुछ चीज़ें सीख सकें, है ना, अगर हम अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे बेहतर इंटरेस्ट कोई नहीं आपको दे सकता। मीन्स इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, आपका पैसा भी उतना नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, और समझिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वॉरेन बफे के बारे में। देखिए, तो इनका क्या कहना है वॉरेन बफे जी का। सब लोग जानते होंगे मेरे समझ से वॉरेन बफे के बारे में, है ना, कोई मतलब एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक। सब लोग इनका नाम मेरे समझ से सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी आप सुन लिए हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई बात बोले अपने वीडियो में और हो सकता है शायद आपको ना समझ आया हो, या हम वॉरेन बफे के बारे में बोले, कुछ बात हम आपको बताएं, कुछ बात आप जाकर के गूगल कीजिए, चैट जीपीटी से पूछिए, है ना, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। यह एक तरीका है हमारे सीखने और सिखाने का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला बात, इन्होंने स्टार्टेड एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में, ये आई थिंक 19 है या 11 एग्जैक्ट नहीं, बट ये काफ़ी अर्ली एज में इन्वेस्टिंग ये शुरुआत करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे सफल इन्वेस्टर में अगर पहला नाम किसी का आता है अभी के डेट में तो वो वॉरेन बफे का आता है, ठीक है, सबसे सफल इन्वेस्टर में। अच्छा, वर्ल्ड्स 4th वेल्डिएस्ट पर्सन, हाँ, जिस समय की ये डेटा है उस समय के हिसाब से, बट दुनिया के चौथे ये अमीर व्यक्ति में से एक है, अभी भी ये टॉप 10 में है, ठीक है। अच्छा, इनका क्या कहना है मेरे भाई, तो इनका कहना है सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट नॉट रैंडम एक्टिविटी। मतलब ना कि सक्सेस का क्या मतलब हुआ कि प्रतिदिन हम मतलब एक ही काम को करें। सक्सेस इज ए प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, हमारा नित्य नियम क्या है, हमारा दिनचर्या क्या है, हम किस काम पे फोकस कर रहे, तो सक्सेस उसी का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं रैंडम एक्टिविटी का कि आज हम कुछ किए, कल कुछ और, परसों कुछ और किए, तो उससे आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, ठीक है, ये इनका कहना है। अगर हम थोड़ा सा इनके करियर के बारे में बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहले ये मतलब क्या बोल सकते हैं, च्युइंगम बेचना ये शुरुआत किए हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका ये है, मतलब यहाँ से अपने करियर का शुरुआत किए हैं च्युइंगम बेचना। फिर जब उधर से पैसा आया तो जो कोका कोला होता है उसके बोतल का जो ढक्कन होता है या बोतल हो गया, उन सबको कलेक्ट कर करके ये बेचना शुरू किए। फिर उसके बाद वीकली मैगजीन, जो मैगजीन होता है जैसे पेपर होता है अपने यहाँ, उसको ये डोर टू डोर जो है कि पहुँचाना शुरू किए। उसके बाद ये ग्रोसरी स्टोर में जो सब्जी उब्जी का दुकान होता है उधर काम किए। और आफ्टर ऑल आपको पता है कि ये अभी क्या है, मतलब इनका क्या कंडीशन है ना, काफ़ी सफल इन्वेस्टर में से एक हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब समझिए, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे की बात पे, जिसके बारे में हमको बात करना है। किसके बारे में मेरे भाई हमको बात करना है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना है ना। और स्टॉक मार्केट के बारे में बात तो करना है, और ये जो बेसिकली आपका वीडियो है ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मेरे भाई हम हर एक बात को अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, है ना। तो आते हैं अब स्टॉक मार्केट का। भाई जब नाम आता है तो कुछ मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे ही इसका अगर हम लोग चर्चा करते ना तो काफ़ी मिसकंसेप्शन हो जाता है। क्या क्या मिसकंसेप्शन है, देखिए। सबसे पहले मिसकंसेप्शन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन अब तो धीरे धीरे दूर हुआ है, बट फिर भी बना हुआ ही है, क्योंकि लोगों का जो आदत है वो तो नहीं बदलता है, ना हमारा बदलता है ना किसी और का बदलता है, बट जब तक नहीं बदलेंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि ऐसा बोला जाता है
कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। जनरली अगर हम किसी से बात करेंगे मतलब जो ओल्ड एज हैं लाइक अभी वाले इस जनरेशन की बात नहीं कर रहे, 20-25 साल वालों की नहीं बात कर रहे, जो पुराने लोग हैं, है ना, उन लोगों से अगर हम बात करें तो वो साफ साफ बोलते थे कि मेरे भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बट क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ना, क्यों नहीं करना है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्यों नहीं करना है। तो इनका क्या कहना है, ये लोगों का क्या कहना है, समझिए कि इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में ये बहुत ही रिस्की है। क्या इनका कहना है मेरे भाई कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, काफ़ी रिस्की है स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। थोड़ा सा हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि क्या रिस्की है कि नहीं है, क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा। तो हम एक बार रिस्की के बारे में बात करते हैं और एक बार बात करते हैं कि अगर हम करते हैं तो क्या रिस्की नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस बात को समझें, देखिए तो हम बात कर लेते हैं रिस्की के बारे में। रिस्क क्या है? पैसा डूब जाता है, ठीक है। कब डूबेगा मेरे भाई? अगर मान लीजिए जैसे अभी की बात कर लें, 2025 चल रहा है, 2025 में मार्केट का स्थिति काफ़ी ख़राब है, 24 में भी ख़राब रहा है ना। अभी आगे आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। तो मेरे भाई अगर हम मान के चलिए कि 23 के लास्ट में किसी स्टॉक को खरीदते हैं जब बाजार चल रहा था और हम उसको देखें 24 में देखें वो 40-50% नीचे आ चुका है, ये एकदम करेक्ट बात है। कभी हम आपको अपना अकाउंट दिखाएंगे, काफ़ी लॉस है उधर भी, है ना। जो असलियत है, मतलब अगर हम फॉल्स क्लेम ना करें तो जो असलियत है मेरे भाई, अगर हम अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाए 50% का लॉस है, ठीक है, 50-55 ऐसा लॉस है। तो कहने का ये मतलब है कि हाँ पैसा डूब जाता है, ठीक है, मान लिया इस बात को। लेकिन कब? जब आप उस स्टॉक को, जो स्टॉक आप खरीदे हो उसको बेचोगे तब ना। अगर अभी आप नहीं बेचते हो, 2025 के जगह हम 26 में, 27 में, 28 में जब हमारा मार्केट ऊपर चला जाता है तब अगर हम बेचे तो कैसे डूब जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें कि आज खरीदे और कल बेच दिए, तब तो भाई पैसा डूबेगा, बिल्कुल डूबेगा। अगर ठीक है शेयर ऊपर गया, मार्केट ऊपर गई, आपका पैसा बढ़ा, अगर नीचे आया तो गया, डर करके आप बेच दिए। जैसे मान लो आप कोई ज़मीन खरीदते हो, मेरे भाई ज़मीन खरीद लिए, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25-50 लाख का। अच्छा, जब आप ज़मीन खरीदे, हो सकता है कि वो ज़मीन उसमें, क्योंकि आपको दिख तो नहीं रहा है, हो सकता है वो ज़मीन 50 का 60 हो जाए, 70 हो जाए। बट ये भी तो हो सकता है जैसे कोविड ऐसा सिचुएशन आ जाए, वो 50 वाला 30 में भी ना बिकने को तैयार हो, 20 में भी ना बिकने को तैयार हो, ऐसा सिचुएशन आया है। तो कहने का ये मतलब है कि मेरे भाई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कहीं भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इधर होने का ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमको दिख जाता है। जो चीज़ नहीं दिखता उसके बारे में हम नहीं बात करते, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ दिख रहा है, हम एक सिंपल, कितना आराम से हम अपने मोबाइल का ऐप खोलते हैं और वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाता है कि क्या स्थिति है, आज का क्या स्थिति है, कल का क्या स्थिति है, तो आपको पता चल जाता है ना। अच्छा, तो पैसा डूब जाता है, लेकिन मेरे भाई ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और क्या रिस्क है? मार्केट क्रैश हो जाता है, ठीक है, बहुतों बार हुआ है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोविड में 3 दिनों के अंदर मार्केट सीधा 50% नीचे आया, 50 नहीं, थोड़ा सा मतलब ऊपर मान लेते हैं 40, अलग अलग स्टॉक अलग अलग हिसाब से, लेकिन उसको रिकवर होने में भी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगा और ऊपर जाते चला गया, है ना। तो मार्केट क्रैश होता है, बट पेशेंस हमको रखना है। और समझिए जैसे पैंडेमिक आ जाए, कोरोना की अगर हम बात करें, है ना, सही बात है, पैंडेमिक आएगा तो नीचे जाएगा, कोई कंपनी भाग जाए, ये एक वर्स्ट सिचुएशन है कि मेरे भाई कोई कंपनी भाग जाए, ये एक वर्स्ट सिचुएशन है। लेकिन अगर नहीं भागे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को अगर हम छोड़ दे, मार्केट क्रैश कर जाए, पैंडेमिक आ जाए, कुछ दिन लगेगा, हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है साल भर लगे, बट मार्केट रिकवर करेगा। अनलेस अंटिल कंपनी नहीं भागनी चाहिए। कंपनी भाग जाए इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, बट भाग जाता है तब तो गया, ठीक है। और समझ, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या रिस्की नहीं है। पैसा अपने इनिशियल मनी से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10 रुपये लगाए हो या 20 रुपये लगाए हो, है ना, या 100 रुपये लगाए हो, ठीक है, अगर 10-15% का भी हम रिटर्न निकालते, 12% का भी निकालते हैं, तो 100 रुपये कितना हो गया?
112 रुपए हो गया। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये आपको नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इनिशियल मनी से पैसा हमेशा ज़्यादा हो जाएगा, नॉट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल अगर x है तो अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोले तो ये हो सकता है 10x हो जाए, हो सकता है 15x हो जाए, हो सकता है 20x हो जाए, ठीक है। अच्छा, और समझिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि ये आधा हो जाए, 1/4 हो जाए, लेकिन ये जो बातें हैं आधा या 1/4, ये कब है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर किस्मत यार खराब है, हम कोई गलत स्टॉक चूज कर लेते हैं, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई हमको बोल दिया और हम उसके रेफरेंस से खरीद लिए, तब तो फिर मुश्किल है। बट अगर आप खुद से सीख करके और फिर करते हो, आपको चार्ट देखने आता है, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना तो कोशिश करेंगे सिखाने का, है ना। तो अगर ऐसा करके कोई करे तब यह चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर भी शायद किस्मत खराब रहे तो अलग बात है, बट अदरवाइज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और समझिए, दूसरे मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या है, देखिए, तो यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस, ठीक है। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है, क्या है मिसकंसेप्शन, कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का। अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है फाइनेंस का, ठीक है, तब फिर गड़बड़ बात है। चलिए इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, है ना। कि इसका मतलब तो ये हुआ कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी लोग पैसा कमाए हैं, हर लोगों के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है फाइनेंस का, तभी जा करके तो वो आगे बढ़े हैं, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। ये एक मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में हम जरूर आपको बताएंगे। जैसे आइए समझते, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी है उसको फाइनेंस का बहुत नॉलेज है, और ये जो बात है ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, होना चाहिए, सीखते सीखते हो जाता है, बट ये बात गलत है। जैसे हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल बिलियनियर इंडियन इन्वेस्टर के बारे में, ठीक है। बिलियनियर का क्या मतलब होता है मेरे भाई, अभी के हिसाब से, जैसे ये अमेरिकन टर्म है ना, कि आपको मिलेनियर बनना है, बिलियनियर बनना है। तो अगर हम बिलियनियर की बात करें तो आपका क्या हो गया ना, कि जैसे अभी डॉलर मान लीजिए कि 87 रुपए के आसपास, 87 या 88 रुपए के आसपास है, तो बोल सकते हैं कि बिलियनियर का मतलब कितना हो गया, तो 87 या 8800 करोड़, मतलब राउंड फिगर में हम मान करके चले तो 9000 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास हो जाता है 9000 करोड़ रुपए, तब हम बात बोलेंगे कि आप एक बिलियनियर हो, ठीक है। राउंड हम मान रहे हैं, ऐसे 87 या 8800 जितना भी डॉलर का रेट है उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम राकेश झुनझुनवाला की, ठीक है। अभी ये नहीं है, मतलब दुनिया से जा चुके हैं, बट इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका काफ़ी मतलब भारत के बहुत ही एक सक्सेसफुल, क्या बोल सकते हैं आप इनको, कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर में से ये रहे हैं, काफ़ी बड़ा पैसा इनका बना है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सीए हैं, ठीक है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, और समझिए, और ये यार ऐसा नहीं है कि आप किस क्लास में हैं, 6 में है, 7 में है, 8 में है, छोटे से छोटे बच्चे भी अगर सीखना चाहें सीख सकते हैं, या बड़े से बड़े आपको कुछ नहीं आता है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए है ये वीडियो। ऐसा नहीं हम इसमें कुछ रॉकेट साइंस बता रहे, नॉर्मल बातें बता रहे, जैसे आप समझिए ना, आप कहीं पे बैठ करके 2 आदमी से बात करते कुछ वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहला जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 5000 रुपये का है। मतलब 5000 रुपये जो है इनका इनिशियल कैपिटल है। 5000 रुपये से ये अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। इनिशियल कैपिटल इनका कितना है मेरे भाई, 5000। अभी के हिसाब से अगर हम इनके नेटवर्थ की बात करें, अभी के हिसाब से थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे इनका नेटवर्थ, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम इनके नेटवर्थ की बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की, तो मेरे भाई फिनोलॉजी करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या नाम है उनका, अभी फिलहाल हमको नाम ध्यान में नहीं आ रहा है जिनका है ये। तो उनके अकॉर्डिंग जो नेटवर्थ है, एक बार इनको देख लेते हैं, देख लीजिए। तो राकेश झुनझुनवाला जी का जो नेटवर्थ है 53,232 करोड़ रुपए है। कितना है, 53,232 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये अभी के हिसाब से है इनका। अब समझिए, ये पुराना डेटा है,
पुराना डेटा है ये, ठीक है। 53,232 करोड़। इनिशियल कैपिटल कितना है? 5,000 रुपए का है। और समझिए, चलिए अगला बात कर लेते हैं। राधा किशन दामानी की अगर हम बात करें, राधा किशन दामानी, जो लोग भी यार बड़े शहरों में रहते हैं, फिलहाल पटना की बात को अगर हम छोड़ दें, जैसे हम मान करके चलते हैं, हम दिल्ली चले जाते हैं, गुरुग्राम में चले जाते हैं, या जो भी बड़े बड़े शहर हैं, उन सब जगहों पे आप डी मार्ट का नाम सुने होंगे। डी मार्ट में शॉपिंग करने जाते हैं, इन्हीं का है, राधा किशन दामानी जी का, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। ये भी एक सक्सेसफुल बिलियनियर में से एक है, लेकिन इन्वेस्टिंग के साथ में, ठीक है, इनका डीमार्ट बना, लेकिन अंडर ग्रेजुएट हैं, आप देखिए इनको, ठीक है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इनकी भी नेटवर्थ देख लेते हैं। देखिए तो अगर हम इनके बारे में आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, एक सेकेंड। राधा किशन दामानी नेटवर्थ देखिए तो, हाँ, देखिए कितना है, देखते हैं किधर गया। देखिए ये रहा, कितना है? एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,174 करोड़, ठीक है। तो ये इनका नेटवर्थ है राधा किशन दामानी जी का, मतलब राउंड टू राउंड मान करके चलते हैं, 1,81,000 करोड़ रुपए इनका नेटवर्थ है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे 185, 103, जो भी डेटा है मान के चलिए, बट ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत ही बड़ा सा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें मेरे भाई, इनके परिवार की बात करें तो मारवाड़ी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक छोटे से रूम का अपार्टमेंट मुंबई में, अपार्टमेंट बोल लो, घर बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक सिंगल रूम का इनका कमरा है ना, मुंबई के अंदर था जब ये छोटे रहे होंगे तब। अच्छा, अगर और बात करें तो ये कॉमर्स पढ़ना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, लेकिन ड्रॉप कर देते हैं आउट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक पढ़ने के बाद में ये उसको छोड़ देते, मीन्स इनका बिकम कंप्लीट नहीं होता, अंडर ग्रेजुएट है ये, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या करते हैं, बॉल बियरिंग के बिजनेस में ये आते हैं, मीन्स बेसिकली हम बोल सकते हैं साइकिल वाला बिजनेस में ये सबसे पहले वहां से अपना करियर का शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखिए अगला बात करेंगे आशीष कचोलिया की, इनके बारे में बात कर लेते हैं, आशीष कचोलिया जी के बारे में। इनका जो एजुकेशन है, बैचलर से डिग्री है इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ठीक है। बैचलर का डिग्री है इनका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और क्या है तो मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, मास्टर है मैनेजमेंट में। अच्छा, क्या कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट है क्या? क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे थे कि फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा हमने बात किया ना कि फाइनेंस का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, तो क्या इनका कोई फाइनेंस का नॉलेज है? देख लीजिए आप, इंजीनियरिंग किए हैं, मैनेजमेंट में मास्टर्स किए हैं, नहीं है। अच्छा, इनका भी नेटवर्थ 1749 करोड़ जो भी होगा अभी के हिसाब से, बट एक अच्छा सा नंबर होगा, ठीक है। इनका भी नेटवर्थ ऐसा है। अगला काफी चर्चा में रहते हैं विजय किशन लाल केडिया जी, विजय केडिया के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो बीकॉम किए हैं, जब ये 19 साल के थे तो 19 ईयर से स्टार्ट कर दिए थे, और इनका भी नेटवर्थ अभी 700-800 करोड़, 700-800 से आई थिंक ज़्यादा ही होगा, 1200-1300 करोड़ के आसपास होगा। ये पुराना डेटा है, ठीक है, ये पुराना डेटा है, मीन्स जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू किए, ये तब का डेटा है, ठीक है। तो अब एक बार आप जा करके चेक कर सकते हैं, गूगल करके देख लीजिए, है ना। अच्छा, अगला हम बात कर लेते हैं पोरिंजू वेलियात के बारे में। काफ़ी फेमस है इनका स्टोरी, स्टॉक मार्केट में काफ़ी फेमस है। फेमस यार इनका स्टोरी ये है पोरिंजू वेलियात के बारे में कि ये एक लोअर मिडिल क्लास में, यहाँ लिखे भी हैं, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है। इनका भी नेटवर्थ काफ़ी बड़ा है, एक बार हम इनके बारे में भी सर्च करके आपको दिखाना चाहेंगे। पोरिंजू वेलियात,
206 करोड़। देखिए तो इनका जो नेटवर्थ दिख रहा है ये डेटा दिसंबर 2024 के हिसाब से है, ठीक है, और 204.2 करोड़ का, मीन्स 204 करोड़ का है, ठीक है। तो ये है इनका यहाँ पे जो 160 करोड़ है ये नहीं है फिलहाल के हिसाब से, 204 राउंड टू राउंड हम 200 करोड़ मान करके चलते। इनका कहानी काफ़ी चर्चा में है कि ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से काफ़ी गरीब रहते हैं, ठीक है, काफ़ी गरीब रहते हैं। कोची एक शहर है केरला के नज़दीक, ठीक है, केरला के पास में कोची एक शहर है। अच्छा, स्ट्रगल्ड फॉर एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, इनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है जिसके कारण ये काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, इवन पढ़ाई के लिए भी ये स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद ये एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के पद पे ज्वाइन करते हैं अपना नौकरी, ठीक है। कंप्लीटेड लॉ ग्रेजुएशन फ्रॉम एर्नाकुलम लॉ कॉलेज, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से। वर्क एट अ वेरी बेस्ट लेवल एट प्राग पारिक सिक्योरिटीज, प्राग पारिक सिक्योरिटीज में ये काफ़ी बेसिक लेवल पे वहाँ जॉब करते हैं। उसके बाद जियोजेट सिक्योरिटीज में ये वर्क करते हैं। आफ्टर गेटिंग सम एक्सपेंसेज स्टार्टेड हिज ओन वेंचर इक्विटी इंटेलिजेंस लिमिटेड, इनका अपना कंपनी खोलते हैं बाद में, इक्विटी इंटेलिजेंस लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म में हम आपको अगर बताना चाहें इनका स्टोरी मेरे भाई, इनका कहानी क्या है, काफ़ी ये छोटे रहते हैं और इनका मतलब पढ़ाई का जो कंडीशन है, घर में पैसा का स्थिति उतना अच्छा होता नहीं, तो पढ़ाई मुश्किल होता है। तो इनको एक टीचर जो पढ़ाते रहते हैं इनके स्कूल में हो या कोचिंग जहाँ भी हो, उस समय शायद कोचिंग का कंसेप्ट नहीं रहा होगा, बट साउथ की बातें कर रहे हैं, साउथ थोड़ा सा आगे है एजुकेशन से लेके हर चीज़ों में, तो रहा भी हो, हम अभी उस मैटर पे नहीं जाते। तो इनके टीचर बोलते हैं कि एक छोटा सा इनके पास लैंड होता है कि ऐसा कीजिए इनके पापा को कि आप इस बच्चे को मतलब अपने ज़मीन को बेच करके भी आप शहर भेजिए, ठीक है। शहर भेजा जाता है, कहीं से हम भी सुने हैं, है ना, तो ये कहानी बता रहे आपको, शहर भेजा जाता है इनको, बट उस टाइप का इनका कंडीशन होता नहीं है। जब शहर में जाते हैं तो अपना कुछ काम भी करते होंगे और पढ़ाई भी करते हैं, तो कैसे कैसे करके ये अपना पढ़ें, ये सारा तो हम आपको बता दिए कि किस कॉलेज से ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हैं, उसके बाद कुछ पराग पारिक के साथ में जियोजेट सिक्योरिटीज के साथ काम करते हैं। जब ये अपना कंपनी खोलते हैं, ठीक है, जब इनके पास ठीक ठाक अमाउंट में पैसा आ जाता है, वापस से ये गाँव जाते हैं और गाँव जाने के बाद जो ज़मीन इनके पिताजी बेच करके इनको शहर भेजे होते हैं, शहर पढ़ने के लिए, तो उस ज़मीन वाले को कहते हैं कि ये जो ज़मीन हमारे पिताजी बेचे हैं, ये ज़मीन, और मतलब इनका ये कहना है कि जो एरिया है ज़मीन का वो हम डिसाइड कर लेते हैं, पैसा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कितना पैसा आपको चाहिए और ये ज़मीन हमको चाहिए। मतलब जो ज़मीन बिका हुआ होता है वो सारे के सारे ज़मीन ये वापस ख़रीद लेते हैं और उसके बाद फिर वहीं पे, मतलब ये गांव में ही रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जिस ज़मीन को बेच करके इनके पिताजी भेजते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाई के साथ ये काम भी करते, जब वापस सफल हो जाते हैं तो वो आकर के गांव में फिर से वो ज़मीन को ख़रीद लेते हैं और उसके साथ भी और भी लोगों के ज़मीन को, तो ये भी सफल है काफ़ी, ठीक है। अगला अगर हम बात करें मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी की, इनका एजुकेशन सीए है। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1 बिलियन के आसपास है, ठीक है, 1 बिलियन अभी हम आपको समझाएं। अगला है पराग पारिक की, इनकी बात करें एजुकेशन की तो इनका मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में। तो ये कुछ लोगों के बारे में हम चर्चा की है, तो इसमें से कुछ लोग के पास सीए का डिग्री है, सीए का नॉलेज है, बट सब लोगों के बारे में नहीं है। ऐसे अगर हम नाम गिनना शुरू करें तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पास फैंसी डिग्रीज नहीं है उस चीज़ को, फाइनेंशियल एजुकेशंस की, बट आज के डेट में वो सफल है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके क्यूरियोसिटी पे, आपके लर्निंग पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करना चाहेंगे मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन क्या चीज़ के बारे में, तो इंटरेस्ट के बारे में और डिविडेंड के बारे में। इंटरेस्ट से हम सब लोग परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
हर लोग मेरे समझ से इंटरेस्ट से परिचित होंगे, लेकिन यार डिविडेंड से हर लोग परिचित नहीं होंगे। इसी के बारे में बात करना है, समझिए इसको। इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? लेट अस सपोज यार आपके पास कुछ पैसा है, 50,000, 1,00,000 रुपए, आप उस पैसे को ले जा करके बैंक में रख देते, ठीक है, एफडी कर देते। बैंक आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट देती है 8 या 9% के आसपास, 1 साल का, ठीक है। अच्छा, या आप किसी को पैसे देते हैं हेल्प के रूप में, बदले में आप उससे 2%, 3% पर मंथ लेते हैं ना। या अभी तो काफ़ी सारी ऐप आ गई है आपके फ़ोन में जो आपको पैसे देती है और बदले में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। डिविडेंड क्या होते हैं, है ना मेरे भाई? डिविडेंड वो होता है, इंटरेस्ट से सब लोग सहमत होंगे, सबको पता होगा लगभग। डिविडेंड का क्या मतलब होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, जैसे XYZ किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदे, ठीक है। कंपनी क्या कि उससे कंपनी जो है कि प्रॉफिट बनाती है, पैसा कमाती है। पैसा कमाने के बाद में खर्च को काट के जो उसका प्रॉफिट बचा, मान लीजिए 5-10 करोड़ कुछ भी प्रॉफिट बचा हो, तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को क्या करेगा, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनको वो पैसा दे देती है, बांट देती है। अब उस पैसा से क्या होगा, या तो शेयर का वैल्यूएशन बढ़ जाए, मीन्स शेयर प्राइस बढ़ जाए, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाए, या गिफ्ट के रूप में पर इच शेयर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। मीन्स जो मुनाफा कमाई है वो अपने पार्टनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। उसी चीज़ को हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर मुनाफा नहीं कमाएगी तो वो नहीं बांटेगी, मुनाफा कमाएगी तो बांटेगी, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, तो इंटरेस्ट क्या चीज़ पे मिलता है? फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उस पे मिलता है। डिविडेंड क्या चीज़ पे मिलता है? तो शेयर पे डिविडेंड मिलता है। अच्छा, क्या इंटरेस्ट मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब कि आपसे अगर कोई पैसा लिया है, बैंक लिया है या XYZ व्यक्ति लिया है, जो भी क्लेम है, जो भी जिस भी अमाउंट पे बात हुआ है, जितना परसेंटेज पे बात हुआ है, उस कंपनी का प्रॉफिट हो, उस बैंक का प्रॉफिट हो, उस बैंक का लॉस हो, डजेंट मैटर, वो आपको इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स इंटरेस्ट हर हाल में मैंडेटरी है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या डिविडेंड भी मैंडेटरी है? आंसर है नहीं। कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, कंपनी का इच्छा होगा तो वो डिविडेंड देगी खुशी से, नहीं तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी लॉस करती है डिविडेंड नहीं देगी, है ना, नॉट मैंडेटरी है। और समझिए, इंटरेस्ट जो है बेसिकली फिक्स रेट है। एक बार अगर डिक्लेयर्ड हो गया, एक बार अगर ये चीज़ डिक्लेयर हो गया कि हाँ 1% पर मंथ या 8 या 9% पर ईयर, है ना, तो इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा, डिविडेंड की अगर हम बात करें, कोई फिक्स रेट नहीं है, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी प्रॉफिट बनाती है, उस हिसाब से पर शेयर आपको पैसा दिया जाता है। ये टैक्सेबल है। क्या चीज़ है? डिविडेंड पे आपको टैक्स लगता है, ठीक है। अच्छा, क्या इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है? बिल्कुल टैक्सेबल है, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। अच्छा, डिविडेंड किसको मिलेगा? एनी इन्वेस्टर्स कैन बी बेनिफिटेड बाय बाइंग शेयर्स। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो उस कंपनी का शेयर खरीदता है उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो मेरे समझ से ये बात क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या डिफरेंस होता है। अब यार कौन सा ऐसा कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देता है? कोई कंपनी ऐसा भी होगा जो डिविडेंड नहीं देता है। तो आंसर है एप्पल, ठीक है, और गूगल। तो ये अगर डिविडेंड मान के चलिए कि कोई कंपनी आपको नहीं दी, तो फाइनली आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी पैसा बनाई है, प्रॉफिट बनाई है, तो क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट बनाई है तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, और कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि आपके शेयर का प्राइस बढ़ा। तो विन विन सिचुएशन है, दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अगला एक छोटा सा टर्म है LTCG। क्या है? LTCG, है ना। क्या होता है मेरे भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका क्या मतलब होता है? LTCG का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या हुआ? ये आपको तब मिलेगा जब इसको मोर देन 1 ईयर के लिए आप होल्ड करोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप मान करके चलिए कि
1 साल से ज्यादा तक अगर आप होल्ड कर करके रखे हुए हैं, है ना, जैसे पहले क्या होता था ना मेरे भाई, जो इन्वेस्टर लोग इतना पैसा बनाए हैं, LTCG पे लॉन्ग टर्म में टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, ये बाद में रूल चेंज हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब हुआ कि 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करके किसी चीज़ को रखे हुए हैं, किसी शेयर को रखे हुए हैं सिंपली, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक होता है गेन, ठीक है, एक होता है गेन। हम बेसिक ही अभी बात करें तो एक एक बार हम आपको नाम समझाना चाह रहे हैं सब कुछ का। गेन टैक्स फ्री गेन है अप टू ओनली 10 लाख। अब इसमें से कुछ डेटा है जो हमारे बजट के हिसाब से, हमारे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चेंज करते रहता है, तो वो डिपेंड, अब तो हर चीज़ों पे टैक्स लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लेकिन ये जब हम पढ़े थे उस टाइम की है कि टैक्स फ्री गेन है अप टू ओनली 10 लाख। अभी तो ऐसा हुआ है कि मतलब स्टॉक वाले में पैसा लगता ही, आपको टैक्स देना ही देना है, बट 12 लाख के केस में ऐसा नहीं है, पहले ये 10 लाख था, बट रूल इज अप टू फॉर ओनली 10 लाख, ठीक है, अब शायद ये 12 लाख हो गया। तो ये जो बेसिकली रूल है ये कितने के लिए है मेरे भाई, 10 या 12 लाख के लिए, है ना। अगला हम बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। क्या होता है डिविडेंड, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, मीन्स कि जो कंपनी पैसा कमाई है उस पैसे को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटेगी। तो कंपनी जो पैसा कमाई है, तो आप अगर शेयर होल्डर्स हैं तो आप क्या किए हैं, पैसा लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है उसी रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। अगला है मेरे भाई लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस विच इज LTP, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मार्केट जो क्लोज होता है वो कितने बजे होते हैं, 3:30 में, है ना, 3:30 में, जैसे 9:15 में शुरू होता है, 3:30 में खत्म हो जाता, तो 3:30 से 4 PM के बीच वाले टाइम की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किन के लिए है, मेरे लिए है क्या 3:30 के बाद, आपके लिए है क्या, नहीं मेरे भाई, ये ब्रोकर्स लोगों के लिए। जैसे क्या होता है ना कि 3:30 तक कुछ गड़बड़ हो गया, मान के चलिए किसी कारणवश कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का कोई चीज़ बाई किए हैं वो नहीं खरीदा पाया, कुछ रह गया आपके क्या बोल सकते हैं डिमेट अकाउंट में, उन चीज़ों के लिए मीन्स मुख्य रूप से ये ब्रोकर्स लोगों के लिए होता है कि पूरा कुछ का सेटलमेंट हो जाए सही से, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए हम यहाँ इसको क्या लिखें, मेनली फॉर ब्रोकर्स होते हैं। और इसमें प्राइस में कुछ बदलाव आता है, जैसे मान करके चलिए ना कि कोई शेयर का प्राइस है 10 रुपये या 12 रुपये के आसपास, ठीक है, तो 3:30 में अगर वो 12 रुपये आपको दिख रहा है, हो सकता है कि 12 रुपये 5 पैसे या 12 रुपये 10 पैसे, ऐसा कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ माइनर सा चेंजिंग आता है, तो माइनर चेंज इन प्राइस बट नोट सेम एज द 3:30 PM प्राइस। मतलब 3:30 में आप जो प्राइस देख करके अपने स्टॉक का अपना डिमेट अकाउंट आप क्लोज किए होंगे, अपने लैपटॉप को बंद किए होंगे, जब आप 4 बजे खोलेंगे तो आपको वो वाला प्राइस नहीं मिलेगा, एक माइनर चेंज आएगा कुछ पैसे का, हो सकता है 1 पैसा भी हो सकता है 10 पैसा भी हो, है ना, माइनर चेंज। अच्छा, द प्राइस एट विच द शेयर वाज ट्रेडेड एट द एंड, तो हम जो यहाँ पे लिखें लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्या हुआ लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब कि द प्राइस एट विच द शेयर वाज ट्रेडेड एट द एंड, जिस प्राइस पे सबसे अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में शेयर ट्रेड किया है उसी को हम LTP बोलते हैं। अच्छा, मार्केट शुरू कब होता है मेरे भाई, 9 बजे, खरीद नहीं सकते हैं, 9:15 से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं ना, तो 9 बजे मार्केट की शुरुआत होती है, 9 बजे, और 9:15 AM क्लोज है। देखिए एक सेकेंड, इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए तो देखिए, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन की बात करें, सही लिखा हुआ है ना, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन की हम बात करें मेरे भाई, 9 बजे शुरू होता है और 9:15 में ये क्लोज हो जाता है मार्केट। मतलब हम खुद जो है कि शेयर नहीं खरीद सकते, हम लोग 9:15 से खरीदेंगे, बट मार्केट का शुरुआत प्री ओपनिंग सेशन जिसको बोलते हैं, पता तो चले कि बल्क में कितना आज खरीद बिक्री होने वाला है स्टार्टिंग में, है ना, उथल पुथल सारा कुछ, जो भी सेटलमेंट बचा हुआ है वो सारा कुछ, तो 9 AM से लेकर के 9:15 AM मतलब प्री ओपनिंग
मार्केट सेशन है, ठीक है। अब इस बात में समझिए, इस बात को हम थोड़ा सा आपको ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ना, ये कैसे होता है, 9 बजे से लेकर के 9:07 तक ऑर्डर का प्लेसमेंट होता है। 9 बजे से 9:07 तक ऑर्डर प्लेसमेंट, 9:08 से लेकर के 9:11 तक ऑर्डर का मैचिंग होगा, ठीक है। और 9:12 से 9:15 तक मार्केट स्टेबल हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझते कि आप घर आ रहे हैं और आप जैसे घर आ रहे हैं ना, तो 9 बजे आप घर पहुंचते हैं। हम सुबह की बात करें, सुबह की ही बात कर लेते हैं, और आपकी वाइफ आपके लिए खाना लगाती है। तो खाना लगाने का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, ऑर्डर का प्लेसमेंट हो गया। 9:07 तक में 7 मिनट का आपको टाइम मिला। 9:08 से 11 तक आपके पास खाना लगने के बाद किचन से आकर के आपके टेबल पे मिल गया, मतलब कि ऑर्डर का मैचिंग होना शेयर मार्केट के टर्म में। 9:12 से लेकर के 9:15 तक जब खाना लग गया, खाना आपको मिल गया, फिर उसके बाद आप खाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट आपको स्टेबल हो जाता है ना, कि हाँ अब इतना परसेंट अभी ऊपर खुल रही है मार्केट, इतना परसेंट नीचे खुल रही है, कुछ ऐसा आप समझिए। लास्ट का जो 4 मिनट है, लास्ट का जो 4 मिनट है, 12, 13, 14, 15, लास्ट 4 मिनट वेयर द ट्रेंड इज गोइंग। लास्ट 4 मिनट में आपको क्या पता चलता है कि ट्रेंड किधर की तरफ जा रहा है, वेयर द ट्रेंड इज गोइंग। अच्छा, मतलब क्या हुआ, बायर्स है क्या, सेलर्स है क्या, है ना। अच्छा, अब इस बात को कौन जस्टिफाई करेगा, आप करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, नहीं ना, कि मार्केट में बायर्स है कि नहीं है, सेलर्स है कि नहीं है। मेरे भाई स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम ऑफ स्टॉक मार्केट, वहां से आपको पता चलेगा कि बायर्स है कि नहीं है, सेलर्स है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज पता चलता है। अब अगला हम लोगों को बात करना है प्री ओपनिंग मार्केट सेशन के बारे में। क्या चीज के बारे में बात करना है मेरे भाई, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन के बारे में। इसको समझते हैं। देखिए तो क्या है प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। द 15 मिनट सेशंस विच स्टार्ट्स बिफोर द एक्चुअल मार्केट बिगिंस इज नोन एज प्री मार्केट ओपनिंग सेशन। जैसे आप शेयर तो नहीं खरीद सकते थे ना 9:01 पे, 9:02 पे। आप कितने बजे खरीदते, 9:15, 9:16 में आप खरीदेंगे, है ना। 9:15 के बाद आप खरीद सकते। अच्छा, तो प्री ओपनिंग मीन्स कि 15 मिनट पहले जो मार्केट का सेशन स्टार्ट हुआ है, द 15 मिनट सेशन विच स्टार्ट्स बिफोर द एक्चुअल मार्केट बिगिंस, इसको हम प्री मार्केट ओपनिंग सेशन बोलते हैं। द 15 मिनट मार्केट सेशन कहां से कहां तक, तो 9 बजे से लेकर के 9:15 तक, जो बात अभी हम आपको ऊपर समझें। अच्छा, इट एब्जॉर्ब्स द हेवी फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, और इसी समय में पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रही है। आज मार्केट ऊपर खुलेगा कि मार्केट नीचे खुलेगा, आज जो है कि खरीदारी होगा कि आज बिकवाली होगा, है ना। ये चीज हमको शुरुआत के 15 मिनट में समझ आ जाता है कि मार्केट का दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। अच्छा, अब 9:15 से लेकर के 3:30 तक ये है मार्केट का टाइमिंग है, मार्केट आवर्स है। किसके लिए है मेरे भाई, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कौन है रिटेल इन्वेस्टर्स, हम आप, है ना। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक हमारे आपके जैसे लोग, ठीक है। तो 9:15 आम लोगों के लिए, 9:15 से 3:30 तक। 3:30 से लेकर के 4 बजे तक ब्रोकर पार्टिसिपेट करता है। ब्रोकर का क्या मतलब हुआ, जिसके माध्यम से आप स्टॉक को खरीदते हो। जैसे मान करके चलिए हम बात कर लें, जीरोधा की बात कर लें, काइट की बात कर लें, एंजल की बात कर लें, 5 पैसा की बात कर लें, नो ब्रोकर नहीं यार, मतलब इस टाइप के जो भी हैं, है ना। जैसे हम शेर खान की बात कर ले, तो ये सारे जो हैं जिनके माध्यम से आप क्या करते हो, इसको खरीदते हो। 3:30 से 4 तो ब्रोकर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम पोस्ट मार्केट आवर बोलते हैं। जैसे हम प्री मार्केट सेशन बोले हैं, उसी तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, तो पोस्ट मार्केट आवर बोलेंगे, ठीक है। और समझिए, अब 4 बजे शाम से लेकर के 4 बजे से लेकर के, ठीक है, 9 बजे सुबह तक, नेक्स्ट मॉर्निंग की अगर हम बात करें, तो 4 बजे से 9 बजे तक क्या होगा, आफ्टर मार्केट आवर। क्या होगा, आफ्टर मार्केट आवर। अच्छा, आफ्टर मार्केट आवर का क्या मतलब हुआ कि जैसे होता है ना, मतलब
आफ्टर 4 बजे से लेकर के अगर हम सुबह की बात करें अगले दिन की 9 बजे तक, तो इसमें ना AMO लगता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मतलब मार्केट बंद हो गया है, फिर अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हो, उस चीज को हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट आवर को हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगर हम किसी स्टॉक को, किसी शेयर को खरीदने के लिए कुछ अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसी को हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। अगला एक नोट है, क्लोजिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग प्राइस। जनरली ऐसा हम लोगों को लगता है, सब लोगों को पता नहीं होता कि जितना पे क्लोज हुआ है मार्केट, लेटेस्ट सपोज हम इस बात को ऐसे समझाना चाहें, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एक्स, और एक्स का शेयर 10 रुपया 1 पैसा पे बंद हुआ है, तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे भाई? क्लोजिंग प्राइस। अच्छा, जब कल ये 9:15 में मार्केट खुलेगा, आफ्टर प्री ओपनिंग सेशन की हम बात करें, तो 99.99% चांस है कि ये 10 रुपया 5 पैसा या 9 रुपये 95 पैसा 94 पैसा ऐसा कुछ खुलेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस 99.99% ये चांस है कि वो दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप समझिए। अभी जो हम भी बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये सारा हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस की हम नहीं बात कर रहे। ठीक है, लेकिन ना कुछ छोटे छोटे से टर्म होते हैं, हम उस टर्म को भी बात करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा टर्म है, अगर मान करके चलिए ना जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फिर फंडामेंटल एनालिसिस है, फिर टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल में यार बहुत कुछ होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, कंपनी कैसा है, उसमें हमको बैलेंस शीट पढ़ना होता है, क्या बोल सकते हैं इसको क्वांटिटी में। क्वालिटी की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, विजन क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। फंडामेंटल। टेक्निकल में हमको पता करना होता है, हम चार्ट देख करके सीखते हैं, मार्केट का स्पीड क्या है, RSI क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है, बोलिंजर बैंड क्या होता है ना, कैंडल कैसे होता है, कौन सा कैंडल बुलिश है, रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, डोजी क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। बस आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यार उसके बाद सारा कुछ फिर आसान हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन हो रहा है और ओपनिंग अगर लो हो रहा है, लो का क्या मतलब हुआ? कल का प्राइस लेटा सपोज 10 रुपये है और मार्केट कल जो ये क्लोजिंग प्राइस की हम बात करें, CP की बात करें, 10 रुपये, एक्स कंपनी का शेयर 10 रुपये पे बंद हुआ क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और अगर ये 9 रुपये 95 पैसे पे ओपन हो रहा है, ओपनिंग प्राइस कितना है मेरे भाई? 9 रुपये 95 प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में इसको हम बुलिश बोलते हैं, कि ज्यादा चांस है कि मार्केट आज बुलिश रहेगा। ठीक है, ज्यादा चांस है, मार्केट नहीं अगर हम बोले तो उस कंपनी का जो शेयर है वो बुलिश रहना चाहिए। अच्छा, अगर ओपनिंग हाई पे हो रहा है, अगर ओपनिंग ज्यादा पे हो रहा है, मीन्स 10 रुपये पे बंद हुआ है और ओपन हो रहा है 10 रुपये 5 या 10 पैसे पे, तो ज्यादा चांस है कि खुलने के बाद उस शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। बुलिश का मतलब ऊपर जाना और बेयरिश का मतलब नीचे जाना। जैसे क्या होता है, सांड होता है ना, बुल होता है ना, वो बुल क्या करता है कि बुलिश है, मतलब एक तरह से आगे की तरफ हम जा रहे हैं और अपना सर नीचे झुका लिए, मतलब बेयरिश है। ठीक है, तो बुलिश बेयरिश वो टर्म है, वो सब डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों होते हैं, व्हाई दिस हैपन, ऐसे होने के पीछे क्या वजह है? तो लॉट ऑफ मार्केट ऑर्डर्स वेयर द डिमांड इज build up very strongly but the supply is not build up that strongly and the vice versa। मान लीजिए ना कि अगर हम बुलिश की बात करें या बेयरिश की बात करें, जब मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन होता है तो बहुत ज़्यादा मान करके चलिए कि मार्केट ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया
और वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन सप्लाई क्या हो गया, तो सप्लाई जो है कि सप्लाई इज नॉट बिल्ड अप दैट स्ट्रॉन्ग, मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई बन नहीं पाया। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि सिंपल ये तो लॉजिक है ना कि किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। क्या, डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, अब इस बात को समझिए, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो सप्लाई कम है का क्या मतलब हुआ कि मतलब हम ऐसे सिंपल भाषा में बोले कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है मतलब मार्केट क्या हो रहा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या उस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस घटेगा, है ना। अब समझिए इस बात को। अगला है हमारा आफ्टर मार्केट ऑर्डर। क्या चीज़ है मेरे भाई, आफ्टर मार्केट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इस बात को समझिए क्या है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो मेरे भाई आफ्टर मार्केट ऑर्डर एक बार और डिस्कस किए। ऑर्डर प्लेस्ड बिटवीन 4 PM से लेकर 9 AM नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 4 बजे से लेकर के जब मार्केट बंद हो गया 4 बजे शाम से लेके 9 बजे सुबह तक को हम क्या बोलेंगे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट 9:15 AM ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग डे। तो जो भी कंपनी का आप शेयर खरीदे हैं या खरीदेंगे, ऑर्डर लगा करके आप छोड़ दिए 4, 5, 7, 8, 10, 12, 1, 2 बजे रात को, है ना, या 4 बजे सुबह में, वो 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा मंडे टू फ्राइडे में, हॉलीडे को छोड़ दे, तब जाकर के आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर एट द मॉर्निंग। अब जब मार्केट ऑर्डर आप लगा दिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट बंद होने के बाद आप ऑर्डर लगा दिए, तो शेयर का जो प्राइस है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब मान लीजिए हो सकता है 10 रुपये या 12 रुपये पे ऑर्डर लगा दिए, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो 12 रुपये पे ही हो। काफ़ी सारा ये होता है कि कौन से आप प्राइस पे बाई करना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस कैसा है, सबके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले ही हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे, है ना। अलग अलग टाइप का बाइंग ऑर्डर होते हैं, तो हो सकता है कि 10 या 12 रुपये पे आप लगा दिए, मार्केट ऊपर चला गया, 14 पे चला गया, शायद ना खरीदाए, 10 पे आ गया, खरीदा जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर्स एट द मॉर्निंग। अच्छा, इट इज रेयरली पॉसिबल दैट ओपनिंग प्राइस ऑफ टुडे इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस यस्टरडे। ऐसा कभी कभी पॉसिबल है कि ओपनिंग प्राइस आज जो ओपन प्राइस हुआ है और क्लोजिंग प्राइस कल का, है ना, ये दोनों क्या हो कि बराबर हो। मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं कि 10 रुपया 5 पैसा पे आज ओपन हुआ और कल जो है कि 10 रुपये 5 पैसा पे ही क्लोज हुआ है। ये एकदम रेयरली पॉसिबल है, कभी कभार हो जाए, बट 99% चांस है कि नहीं होगा, ठीक है। और भी चीज़ें, जब अगर आप CNBC या ऐसा कोई न्यूज़ चैनल देखते होंगे, वहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग दिखता होगा। ऐसा दिखता है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। तो मेरे भाई जब आप गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं, एक ट्रायंगल बना होता है, ग्रीन कलर का ये ट्रायंगल होता है गैप अप ओपनिंग। अगर हम गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, रेड कलर का एक ट्रायंगल बना हुआ होता है, रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ होता है। अच्छा, एक और चीज आता है, एक और चीज होता है उंच लिखा होता है, पूरा क्योंकि यार काफी सारा कुछ टेक्निकल है, हम लोगों को नहीं समझ आता। उंच लिखा हुआ होता है, UNCH, क्या लिखा होता है, उंच। उंच का क्या मतलब होता है, अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब क्या हुआ, ना अप जा रहा है मार्केट ना ही डाउन जा रहे। मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई, मार्केट कैसे खुल रहा है, तो फ्लैट खुल रहा है। मार्केट कैसे खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, आप वहां पे जाकर के ओवरव्यू देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको सर्च करना है www.moneycontrol.com, ठीक है। कोई अगर हम लेटेस्ट सपोज सर्च कर लिए, जैसे मान करके चलिए हम आपको दिखाएंगे सर्च करके, लेटेस्ट सपोज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज में, एक तो NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद एक होता है इसमें ट्रेडिंग के अंदर आते हैं फ्यूचर होते हैं और ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो अगर हम इसमें बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कौन सा सेक्टर है मेरे भाई? रिफाइनरीज का सेक्टर है ये। कौन सा सेक्टर है? रिफाइनरीज का सेक्टर। मान लीजिए जो भी प्राइस है, अभी फिलहाल हम जस्ट सारा कुछ एज्यूम पे चल रहे हैं, अभी हम आपको कुछ खास नहीं दिखा रहे। 22.55 बुनका 75, मतलब 2255 रुपए 75 पैसे, ठीक है। ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना हुआ है। -118 बुनका 30 पे, ये मतलब -4.98% नीचे। एलटीपी का क्या मतलब हुआ? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये है हमारा 4 बजे, ठीक है। अब समझिए डे रेंज, अगर हम दिन की बात करें तो 2243 रुपए 40 पैसे पे अगर ये ओपन हुआ है। ये देखिए जब का डेटा, जब हम पढ़ रहे थे, जहां हम पढ़े हैं ना, वहां का ये हम अभी आपको डेटा लेके समझा रहे, फिर हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। और 2339 रुपए 90 पैसा का ये हाई बनाया। अगर हम 52 बिक एक साल का हाई और लो देखें तो 1830 रुपए का लो, 2751 बुनका 35 रुपए का हाई। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,14,66,725 शेयर को खरीदा गया है। और बीड, मतलब बीड का मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं, जो हम बीड डाल रहे हैं बाइंग करने के लिए डाल रहे हैं, तो बीड आस्क 2255 बुनका 60%। और उसके बाद आपको चार्ट ऐसा कुछ सारा कुछ दिखेगा। ये आपको हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि मनी कंट्रोल जब आप खोलेंगे, किसी शेयर को आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अच्छा, और समझिए सेम चार्ट प्राइस इज डिफरेंट ऑन बीएसई एंड एनएसई। अब अगर हम बात करें, हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यार क्या दोनों पे प्राइस हमारा सेम होगा? मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी रिलायंस का कीमत जो होगा सेम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होगा? ऐसा नहीं है, दोनों पे थोड़ा बहुत प्राइस का चेंजिंग आता है। डिपेंड करता है कि बायर किस स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा है, किस पे कम है। अगर बायर किसी पे ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस, मतलब टोटली यहाँ डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो इसी बात को अगर हम समझाएं, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑन एनएसई और बीएसई इज डिफरेंट। जैसे अगर हम बोले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कम होते हैं। आप जब ऐप को खोलेंगे आपको दिख जाएगा आप किधर से बाई करना चाहते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाई करना चाहते हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बाई करना चाहते हो, तो उस पर ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक टर्म आया था बिड प्राइस का। बिड प्राइस में हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना। बिड का मतलब होता है बेस्ट बाइंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप इसको खरीदना चाह रहे हो। तो बिड प्राइस का क्या मतलब हो गया मेरे भाई? बेस्ट बाइंग प्राइस। जैसे मान लीजिए 2255 रुपए 75 पैसे जब का ये डेटा है, 26 शेयर आप 26 क्वांटिटी खरीदें। अच्छा, इसके बाद है मेरे भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम ऑफर प्राइस भी बोल सकते हैं, कि हम इसको अगर लेटेस्ट सपोज सेल करना चाह रहे 2280 रुपए पे 500 क्वांटिटी को सेल करना चाह रहे। अब आप ये मत बोलिएगा कि 26 खरीदे हैं 500 बेचे हैं, ये फिर पूरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वीडियो। शेयर बाजार में ऐसा होता है, मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसको भी हम बेच सकते हैं, ठीक है, कुछ सावधानी बरतते हुए, वो अलग चीज़ है, उस पर हम आराम से चलेंगे। फिलहाल 2280 रुपये में हम मान के चलिए कि 500 क्वांटिटी को बेच रहे हैं। अगला है मेरे भाई वॉल्यूम। क्या होते हैं वॉल्यूम? तो नंबर ऑफ शेयर्स डेट वेयर ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे। जैसे यहाँ पे एक टर्म आया था वॉल्यूम का, कि एक दिन में कितना शेयर खरीद या बिक्री हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स वर ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे। अच्छा, और देखिए शेयर मार्केट टाइम तो हम आपको बता दिए कि शेयर मार्केट का जो टाइमिंग है वो कितना है, तो 9:15 से लेकर के 3:30 तक, 9:15 से 3:30 तक। कुछ नोट देख लेते हैं, छोटा छोटा सा नोट है, ठीक है। क्या है इसमें? तो मेरे भाई, इट इज द कंपनी डिसीजन वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और नोट। जैसे हम इंटरेस्ट और डिविडेंड से चर्चा का शुरुआत किए, तो ये क्या मेरा या आपका डिसीजन है? नहीं मेरे भाई, कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको डिविडेंड देना है कि नहीं है। इसीलिए हम आपको बोले ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड एंड LTCGR टैक्स फ्री फॉर इंडिविजुअल्स। ये पहले हुआ करता था कि डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है इंडिविजुअल्स के लिए, अब ऐसा कुछ
कुछ नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगला, डिविडेंड इज गेट ऑन व्हाट, तो डिविडेंड क्या चीज पे मिलता है मेरे भाई, फेस वैल्यू पे मिलता है। डिविडेंड क्या चीज पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू क्या होता है, जब कंपनी शुरू हुई थी 1 लाख 2 लाख या जितने भी उसका इनिशियल कैपिटल रहा होगा, स्टार्टिंग कैपिटल रहा होगा, उस कंपनी को जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया होगा, पब्लिक लिमिटेड से सॉरी क्या प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाया गया, तो उसको शेयर्स में बांटा गया, तो हर एक शेयर का कुछ ना कुछ उस समय कीमत रहा होगा, उसी चीज को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, जो शेयर के फेस पे लिखा होता है, सिंपल भाषा में बोले तो। डिटेल में बात करेंगे, अभी टर्म को समझिए। अगला है प्रोमोटर, मालिक जिसको हम बोल सकते हैं, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी, एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। हो सकता है कि कंपनी एक ही लोग मिलकर के स्टार्ट करे, या हो सकता है कि कंपनी एक से ज़्यादा लोग मिलकर के स्टार्ट करे। जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो कंपनी प्रोमोटर हैं वो कौन है, तो धीरू भाई अंबानी जी हैं, है ना, तो ये उनके प्रोमोटर हैं। अच्छा, वुड देयर बी मल्टीपल प्रमोटर्स नाउ, हाँ बिल्कुल, एक से ज्यादा प्रमोटर भी हो सकते हैं, यस, बेस लेवल मीनिंग है ना। अच्छा, स्टॉक मार्केट कैन मेक यू हीरो और जीरो, स्टॉक मार्केट मेरे भाई आपको हीरो भी बना सकता है, जीरो भी बना सकता है। सब लोग हर्षद मेहता स्कैम 1992 वाला वेब सीरीज देखे होंगे, है ना, तो वहां से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगला मिथ नंबर 3 की हम बात करते, स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक मी कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। हमारे या आपके जैसे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, ये भी एक मिथ है। अगर हमारे या आपके जैसे इन्वेस्टर को पैसा बनाना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए। तो यार पोरिंजू वेलियात है ना, ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो अभी हम आपको बताए भी हैं, कहानी बता ही दी है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते। अच्छा, डू यू नो मिस्टर पोरिंजू वेलियात, तो अभी हम आपको बता दिए तो आपको पता है ना। तो क्या है, कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली इन केरला, केरला से ये है, स्ट्रगल्ड फॉर एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, ज्वाइंड एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज एज एन ऑपरेटर, completed law graduation from Ernakulam Law College, worked at a very base level at Prague Parik Securities, फिर उसके बाद जियोजीट सिक्योरिटीज में ये काम करते हैं। उसके बाद जब इनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, अपना वेंचर खोल लेते हैं, इंटेलिजेंस लिमिटेड। अच्छा, और अगला जो यार मिथ है, मिथ नंबर 4 कि रिनोवेड कंपनीज कैन नेवर गिव ए स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। सबके बारे में बात करेंगे, जैसे जो रिनोवेड कंपनीज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देती है, ऐसा भी मिथ बोला जाता है ना। चलिए और कुछ छोटे छोटे से शब्द को समझिए, जैसे यार लिखा होता है टॉप लाइन, ठीक है, ये कुछ टेक्निकल टर्म है। टॉप लाइन, टॉप लाइन का क्या मतलब होता है, टर्नओवर। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें, क्या होता है बॉटम लाइन का मतलब, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब क्या हुआ, टर्नओवर अलग चीज है और बॉटम लाइन मतलब कि टैक्स वैक्स देने के बाद, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब कुछ को देने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाए, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगला एक टर्म है स्टॉक स्प्लिट, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज स्प्लिट, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी। मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज स्प्लिट, मतलब ना कंपनी के, जैसे मान करके चलिए कि एक कंपनी में 100 शेयर है, उसको हम 200 बना दे, 300 बना दे, तो उसके फेस वैल्यू में भी स्प्लिट हो जाता है। इसीलिए लिखे कि द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज स्प्लिट, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी। उसी हिसाब से जैसे अगर हम फेस वैल्यू को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर जो है कि बढ़ जाएगा। इस बात को हम ऐसे समझते। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000। ओरिजिनल देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स
ओरिजिनल फेस वैल्यू, रिवाइज्ड फेस वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हम वैल्यू की बात करें, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। तो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो गया, रिवाइज्ड फेस वैल्यू भी 1 लाख हो गया, और वैल्यू भी कितना हो गया, तो 1 लाख हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि द ओरिजिनल प्राइस एट विच द शेयर इज परचेज्ड बाय प्रमोटर। ओरिजिनल फेस वैल्यू का मतलब जिस समय कंपनी शुरुआत हुआ, मीन्स ओरिजिनल प्राइस एट विच द शेयर इज परचेज्ड बाय प्रमोटर। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी, कंपनी पैसा कमाई, पैसा कमाने के बाद क्या हुआ मेरे भाई, तो जब कंपनी बढ़ी, कंपनी ग्रो की, पैसा कमाई, तो स्वाभाविक बात है कि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स है, ओरिजिनल फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल फेस वैल्यू मान लीजिए 50,000 है, बाद में वो 1 लाख हो गए, तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया। वैल्यू अगर मान करके चलिए रिवाइज्ड फेस वैल्यू 1 लाख है तो अब 1 लाख हो गया, रिवाइज्ड भी 1 लाख, तो ऐसे होता है। मतलब हम ये बोल रहे हैं इंटैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि मान करके चलिए कि एक डायरी है, इसको अभी के लिए हम एक कंपनी मान लेते हैं। इस कंपनी को ऐसे मान लीजिए कि इस कंपनी को 10 छोटे छोटे से हम हिस्से में बांटे, हर एक का फेस वैल्यू 1-1 रुपये है। कुछ सालों बाद कंपनी 20 रुपये की हो गई और शेयर अभी के लिए 10 था। हम इसको क्या करना चाहते हैं, इस शेयर को क्या करना चाहते हैं, 10 को 20 कर देना चाहते हैं। तो जो 20 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शेयर का कीमत कितना रहेगा, अगर 10 शेयर था तो एक शेयर का प्राइस 2 हो गया। या हम बोल सकते हैं कि जब अगर हम शेयर को डबल कर दिए, 20 कर दिए, तो एक शेयर का प्राइस 1 ही रहा। मतलब सिंपल भाषा में कंपनी के वैल्यूएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। कंपनी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते चला जाएगा। जो शेयर है वो शेयर उतना ही में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 से हम 200 बना दिए तो फेस वैल्यू उस हिसाब से उसका चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों करते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए, स्टॉक ट्रेडिंग को, स्टॉक इन्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं किया जाए तो वो शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा और हर एक रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर उस प्राइस पे शायद बाई ना कर पाए। जैसे अगर आप देखेंगे, मान करके चलिए आप इसका देख ले, नूडल्स, मैगी हम सब लोग खाते हैं, मैगी का शेयर प्राइस देख लीजिए। MRF जो गाड़ी का चक्का बनाती है उसका आप देख लीजिए, काफ़ी महंगा इन लोगों का शेयर है। तो स्टॉक स्प्लिट कम हुआ है होगा या नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती। बट अभी बेसिक बात करें तो एक बार हम आपको नाम सुनाना चाह रहे हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है ना, ये सारा कुछ। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।